इंडियन अचीवर्स के हमारे सभी साथियों का एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ समय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और कनाडा के बीच संबंधों में काफी तल्खी आई हुई है। और वो तल्खी सिर्फ राजनीतिक स्तर पर ही नहीं है, व्यापारिक स्तर पर भी है। तो दोस्तों, आज हम इसी बारे में बातचीत करेंगे कि क्या ये रिश्ते जो हमारे भारत और कनाडा के बीच में हैं और खराब होंगे या बिल्कुल खराब हो जाएंगे या ये फिर सामान्य हो जाएंगे। और क्योंकि दोस्तों, अगर हम व्यापार की दृष्टि से भी देखें तो दोनों देशों के बीच खरबों रुपए का सालाना व्यापार होता है। और उसके अलावा आज इस व्यापार की क्या हालत है और क्या इसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा है, कुछ इन्हीं मुद्दों को लेकर आज हम बात करेंगे हमारे दो खास मेहमानों के साथ जो कनाडा में ही रहते हैं। और उनमें से एक हमारे मेहमान रिटायर्ड राजनयिक हैं, वर्मा जी, जो कनाडा में भी राजनयिक रहे और उसके अलावा उन्होंने टर्की, पाकिस्तान, नाइजीरिया, यूएई, जॉर्डन, ग्वाटेमाला इत्यादि देशों में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। हमारे दूसरे मेहमान डीपी जैन जी हैं, जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और कनाडा में ही रहते हैं। लेकिन उनकी एक खासियत यह है कि वो भारत कम्युनिटी में काफी जाना पहचाना नाम है, क्योंकि वो सामाजिक कार्यों से काफी गहराई से जुड़े हुए हैं। तो हमारे आज के इन दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है मेरी और मेरे साथी डॉक्टर विजय गौड़ की ओर से। नमस्कार। नमस्कार एंड धन्यवाद। तो वर्मा जी, मैं आपसे शुरू करता हूँ। मेरा पहला सवाल कि आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ये जो टेंशन है भारत और कनाडा के बीच में, इससे हमारे व्यापारिक और आर्थिक संबंधों पर किस तरह का प्रभाव पड़ा है, और थोड़ा सा ये बताइए कि एक्चुअल में इसकी वजह क्या है। नमस्कार गुप्ता जी, गौर साहब, जैन साहब, बहुत शुक्रिया आपको मुझे बुलाने के लिए। ये बात जो है, अब शुरू की जाए कि वो शुरू कहाँ से हुई, तो ये हमारे कनाडा के प्रधानमंत्री जो हैं, ये इन्होंने जाकर के अपने हाउस में सीधे स्टेटमेंट दे दिया कि एक क्रेडिबल एलिगेशंस है इंडिया के अगेंस्ट। अब उस एलिगेशंस को लेकर के वो फिर इंडिया जब गए तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी से ही बात की और लोगों से ही बात की, उनका कुछ बना नहीं। फिर वो जो है सो वापस आ गए। अब और आकर के यहाँ पे उन्होंने स्टेटमेंट दिया और एक इंडियन डिप्लोमेट को यहाँ से रिपैट्रिएट कर दिया। दैट स्टार्टेड द होल प्रोसेस ऑफ गिव एंड टेक, जो कि रिटेलिएशन डिप्लोमेटिक होनी थी। हम लोगों ने तो इंडिया ने टोटली डिनाई किया इस बात को और कह रहे हैं कि हमें एविडेंस तो दिखाओ, क्रेडिबल एलिगेशंस क्या होती है वो तो हम नहीं। चलिए, दोनों जगह से वो डिप्लोमेट गए, फिर इंडिया ने और उसको एस्केलेट किया और उन्हें वीजा वगैरह बंद कर दिए। फिर उन्होंने और एस्केलेट किया, वहां से 41 डिप्लोमेट्स को भी रिपैट्रिएट कर दिए। ये इन सारी चीजों को 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए। कनाडा ने अभी तक कोई क्रेडिबल एविडेंस दिखाया नहीं है। वो एक प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि हमारे यहाँ इंडिया से लोग उसी के लिए वेट कर रहे हैं और हर थोड़ी दिनों पर जो है ये उसको याद दिलाते रहते हैं कि भाई देखिए, इंडिया जो है तो ये कर रहा है, वियना कन्वेंशन के अगेंस्ट उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। अब वो ये बात ये है, नीचर इनका एक, हम लोग टेररिस्ट मानते हैं उसको। वो कहते हैं कि इंडियन अथॉरिटीज ने उनको मरवाया है, जो कि एक तो बाद में यूएस के केस में भी जयशंकर जी ने कहा कि भाई ये हमारी पॉलिसी ही नहीं है। तो उसमें ये बात धीरे धीरे एक्सेलरेट होती जा रही है। और जब इंडिया G20 की मीटिंग में ट्रूडो गए थे तो उसके पहले ही उन्होंने कह दिया था कि हमारे ट्रेड टॉक जो है तो बंद कर देंगे। तो बेसिकली जाने के पहले ही वो अग्रेसिव थे। आई डोंट नो किस लिए वो अग्रेसिव थे, क्योंकि उसके बेसिस मुझे कुछ समझ में नहीं आती है। द रीजंस बिटवीन, जो कि यहाँ पे इंटरप्रेट कर रहे हैं और इंडिया में भी इंटरप्रेट कर रहे हैं, कि ये उनकी बेसिकली वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, जहाँ की वो जो खालिस्तानी वोट बैंक है वो उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनके जो पार्टनर है एनडीपी के लीडर, उनसे कुछ अपने पास वोट्स विन करना चाहते हैं। धीरे धीरे स्थिति और खराबी होती जा रही है। ट्रेड इतने दिनों से बंद है। अभी कुछ दिन पहले हाई कमिश्नर संजय वर्मा ने
इंटरव्यू दिया था सीबीसी को, उन्होंने कहा है कि बातें शुरू हुई हैं। ये बातें तो शुरू हुई हैं, लेकिन कहाँ तक जाएंगी? क्योंकि जब तक ट्रूडो कीप्स ऑन इंसिस्टिंग कि क्रेडिबल एलिगेशंस है, लेकिन एविडेंस उन्होंने कुछ नहीं दिखाया। इस बीच में यूएसए में एक केस हो गया, लेकिन वहां की स्थिति बहुत ही अलग है, क्योंकि वहां पे कोर्ट में केस चला गया है, दोनों साइड में बातें हो रही हैं, और हमने कहा है कि एक तो हमारी पॉलिसी नहीं है, और दूसरी ये बात ये है कि हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, बिकॉज ये चीजें जो हो रही हैं वो दोनों साइड के लिए डिफिकल्ट है, दोनों से इसको वरीड हैं। So we are very, very clear on that position. Also, we are not clear why America is taking up this, which might jeopardize हमारे जो रिलेशनशिप है, स्ट्रक्चर रिलेशनशिप, वो क्वाड की रिलेशन है, जो जनवरी में आप जानते हो सकता है कि क्वाड की मीटिंग दिल्ली में हो, उसकी क्या स्थिति बनती है। ये सारी चीजें एक जो है फ्लक्स में आ गई हैं, तो ट्रेड तो फ्लक्स में आई गई हैं, पॉलिटिकल रिलेशन भी फ्लक्स में आ गई हैं, इंडिया यूएस रिलेशन भी फ्लक्स में आ गई है। यूएस अपेरेंटली, हम इंडिया की तरफ से इंटरप्रिटेशन ये है कि वो जो है अपने अलाइज के लिए दे आर पुटिंग अप फ्रंट, लेकिन वो किस हद तक अपने अलाइज को खुश करने के लिए अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को नाराज करेंगे, ये भी देखने की बात होती है। तो ये सारी चीजें भी चल रही हैं, लेकिन जैसा हाई कमिश्नर ने अभी स्टेटमेंट दिया है कि बातें फिर से शुरू हो गई हैं, और चूंकि वो डिप्लोमेट्स के लिए, इंडियन डिप्लोमेट्स के लिए यहाँ पर स्थिति जो है सो उतनी खतरनाक नहीं रही है, तो वो उन्होंने वीजा भी रिज्यूम कर दिए। तो देखिए क्या होता है। चलिए ठीक है, बहुत लो पोजीशन पर तो है ही, एंड होपफुली इससे नीचे नहीं जाएगा, लेकिन सम थिंग्स हैव टू बी डन। इंडिया की तरफ से तो बातें हो गई हैं, अब फिर देखते हैं, पता नहीं यहाँ के प्रधानमंत्री इस बात को फिर से रेज करते हैं, क्या करते हैं, विदाउट गिविंग एनी एविडेंस। जब तक वो एविडेंस नहीं देते हैं, देयर इज नथिंग टू डू अबाउट इट, क्या कर सकते हैं। ठीक। तो देखिए, प्रवीण वर्मा जी ने बताया हमें राजनीतिक स्थिति के बारे में। तो जैन साहब, ये बताइए, देखिए, जब भी राजनीतिक अस्थिरता आती है कहीं दो संबंधों के बीच में, तो उस राजनीतिक अस्थिरता का असर सीधा वाणिज्य पे पड़ता है। तो ये तो आज की नई बात नहीं है, सदियों से, सदा से ऐसा ही होता रहा है कि राजनीतिक स्थिति खराब होगी तो व्यापार बंद हो जाएगा। तो भारत और कनाडा के बीच में अच्छा खासा व्यापार चल रहा था, क्या स्थिति है अब? क्या वो गिरावट की ओर जा रहा है, और अगर जा रहा है तो क्या कारण है उसके? विजय जी, पहली बात तो धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। दूसरा, मैं आपसे इस बारे में बिल्कुल सहमत हूँ कि जब राजनीतिक स्थिति दो देशों के बीच में खराब होती है, जैसा कि करंट में इंडिया कनाडा रिलेशंस में दिख रहा है, तो उसका असर मैन टू मैन और बिजनेस टू बिजनेस दोनों संबंधों पर पड़ता है। नो डाउट कि इंडिया कनाडा के बीच में ट्रेड वाज गोइंग ऑन सिंस इयर्स एंड इयर्स, लेकिन फिर भी ये ट्रेड बहुत ज्यादा हायर लेवल पर नहीं था। उन्होंने एवरेज इट वाज रेंजिंग समवेयर 6 to 7 बिलियन डॉलर्स, जबकि दोनों गवर्नमेंट हालांकि पिछले करीब 12-15 साल से सीरियसली इस ट्रेड को बढ़ाने के लिए काम कर रही थी। इसीलिए सीपा, कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसका पहला राउंड 2010 में स्टार्ट हुआ था और जुलाई 2022 में लास्ट राउंड हुआ था, 9th राउंड। लेकिन मोदी इधर कंजर्वेटिव गवर्नमेंट जाने के बाद 2014-2015 में लिबरल गवर्नमेंट आ गई, और उधर मोदी जी जब 2014-15 में आए, उसके बाद से सीपा पर बहुत बड़ा कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। आफ्टर 4-5 इयर्स कुछ टॉक्स रिज्यूम हुई, और अल्टीमेटली लास्ट जो मीटिंग्स हुई थी उसमें दोनों देशों ने डिसाइड किया था कि चलिए कोई बात नहीं, इंटरिम सीपा हम कुछ इश्यूज पर कंसिडर करके साइन कर लेते हैं। लेकिन अब बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल इश्यूज, वो जो सीपा टॉक्स थी और जो पीछे दोनों देशों का जो कमर्शियल मिनिस्ट्रीज का आपस में एक्सचेंज होना, उनके डायलॉग्स होने थे, जो विजिट्स थी, वो भी बिकॉज ऑफ दैट इट्स जेपर्डी, वो हॉल्ट पर आ गई हैं। तो डेफिनेटली जो बिजनेस और इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो एक वार्मनेस देखी जा रही थी कि आफ्टर सो मेनी इयर्स के गैप के बाद सीपा पर नेगोशिएशन स्टार्ट हुआ है, फीपा पर नेगोशिएशन स्टार्ट हुआ है, कुछ बायलेटरल एग्रीमेंट और एमयूज ऑलरेडी साइन हो चुके थे डिफरेंट सेक्टर्स में, कि शायद ये बात कहीं आगे बढ़ेगी। और इट वाज एक्सपेक्टेड कि यदि एक बार सीपा साइन हो जाता है, ट्रेड कैन बूस्ट फ्रॉम ऑलमोस्ट डबल, करंट 6-7 बिलियन से लेकर वो ट्रेड शायद 12-15 बिलियन तक पहुंच जाए। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति को देखते हुए लग रहा है कि वो नियर फ्यूचर में होने वाला नहीं है। लेकिन डेस्पाइट द फैक्ट कि जहां तक बिजनेस टू बिजनेस की बात है,
मैं समझता हूँ बिज़नेस टू बिज़नेस अभी भी चल रहा है। सीपा के बाद भी ओवरनाइट कोई जंप की शायद उम्मीद नहीं थी। डेफिनिटली इट वाज़ ए वेरी वेलकम साइन कि सीपा होगा, ड्यूटीज़ कम होंगी, फ्री ट्रेड होगा, तो बिज़नेस बूस्ट होगा। लेकिन जो ट्रेड दोनों देशों के बीच में चल रहा है, वो ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है पिछले काफ़ी ईयर से। वो 1 बिलियन, आधा बिलियन, 500 मिलियन ऊपर-नीचे होता रहता है। तो मैं समझता हूँ कि इन पॉलिटिकल क्राइसिस से कोई ट्रेड पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है। लेकिन हाँ, जो एक वार्म तो फ्यूचर फॉरवर्डिंग जो आउटलुक था, वो ज़रूर अफ़ेक्ट हुआ है। यदि एफडीआई की बात करें, तो कनाडा से इंडिया में बहुत ज़्यादा एफडीआई गई है। कनेडियन पेंशन प्लान ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है। फेयरफैक्स होल्डिंग्स ने, जिनके सीईओ प्रेम वत्सा जी हैं, जो कि एक इंडियन कनेडियन ही हैं, उनकी तरफ से काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुआ है और ऑलमोस्ट 600 कनेडियन कॉर्पोरेशन जो हैं, आज इंडिया में काम कर रही हैं। जबकि इंडियन प्रेजेंस कनेडियन जो रेजिम में है बिज़नेस की, वो कम है। बट हाँ, पर्सन टू पर्सन और बिज़नेस टू बिज़नेस ट्रेड चल रहा है, लेकिन वो स्मॉल स्केल पर है। तो आई थिंक कि पॉलिटिकल क्राइसिस दूर होगा और गवर्नमेंट अपनी बिज़नेस टॉक्स रिज़्यूम करेंगी, दैट विल बी ए बूस्टर टू द बिज़नेस। सो जैन दैट्स माय साहब, आउटलुक। जैन साहब, ये तो आप मानेंगे कि भई आप अगर मान लीजिए राजनीतिक स्तर पर रिश्तों में थोड़ी-सी खामी आती है, तो उसका हर चीज़ पे फ़र्क पड़ता है और जो बिज़नेस कम्युनिटी है, उनके मन में एक इनसिक्योरिटी की भावना भी आ जाती है। बिल्कुल। आप जैसे इंडो कनाडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो आप सिर्फ ये थोड़ा-सा बताने की कोशिश करें कि ऐसी कौन-कौन सी मेन इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसमें दोनों देश आपस में व्यापार करते हैं और उसमें से सबसे ज़्यादा प्रभाव किन के ऊपर पड़ा है? देखिए कि यदि मैं जो ट्रेड है हमारा अभी इंडिया कनाडा के बीच का 6-7 बिलियन के आसपास जो रेंज करता रहता है, उसमें जो स्मॉल स्केल सेक्टर है इंडिया का या कनाडा का, उसका बहुत बड़ा रोल नहीं है। क्योंकि वो बिज़नेस आई वुड से कि इट हार्डली काउंट फॉर 10 टू 15% ऑफ द एंटायर ट्रेड। लेकिन जो मेजर ट्रेड है वो दोनों देशों के बीच में वो इंजीनियरिंग गुड्स है, पोटाश है, ग्रेन्स है, फूड ग्रेन्स है, इन चीज़ों में ज़्यादा हो रहा है। ऑयल प्रोडक्ट्स हैं, उस पर ज़्यादा हो रहा है। तो आई थिंक ये जो ट्रेड है, जो इन एरियाज़ में एनर्जी है, आपके फॉसिल फ्यूल्स हो गए, आपके ऑयल्स एंड ग्रेन्स हो गया है, आपके इंजीनियरिंग गुड्स है या आईटी है, ये एक बिग टिकटेड वाली इंडस्ट्री है जिसमें कि स्मॉल स्केल का रोल बहुत कम है। एंड वो ट्रेड चल रहा है, चलता रहेगा। लेकिन जो सीपा के बाद हम सोच रहे हैं कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जो कि से यदि इंडिया की तरफ से देखें तो हैंडीक्राफ्ट है, पेपर प्रोडक्ट है, कनाडा से देखें तो स्क्रैप मटेरियल है, वेस्ट पेपर है या हैंडीक्राफ्ट है, इंडियन फूड कंज्यूमर आइटम्स, इंडियन फूड गुड्स है, उसमें काफी स्कोप की आवश्यकता है और वो मेनली जो है वो दैट काइंड ऑफ बिजनेस इज कंसंट्रेटेड इन स्मॉल स्केल। जहां तक हैवी गुड्स की बात है, डेफिनेटली वो चल रहा है क्योंकि वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री ज्यादा है। गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस डेफिनेटली दे हेल्प टू ग्रो इट, बट स्टिल it's not that kind of benchmark that will affect the relation between big multinational industries. तो वर्मा जी, आपने बताया जो राजनीतिक स्थिति वहां बदली है कनाडा और भारत के संबंधों के बीच। अब कृपया ये बताएं हमारे दर्शकों को कि ये स्थिति यहाँ तक पहुंची क्यों? पहली बात, हिंदू और सिख तो सदियों से भाई-भाई की तरह रहते रहे हैं, एक ही लोग हैं, एक ही परिवार का हिस्सा हैं। पंजाब में थोड़ा 80-90 के दशक में जो था स्थितियाँ वो तो सुधर गई, अब तो वहाँ ऐसा कुछ है नहीं, वहाँ परम शांति है। फिर इस तरह का जो एलिमेंट आके कनाडा में बस गया है, वो इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहा है? अभी मैं पिछले हफ्ते भी देख रहा था कि वो 2 समुदायों के बीच में आपस में पत्थर मार-मार के भी लड़ रहे हैं सड़कों पे। तो ये स्थिति जो है डिटेरिएट होगी और अगर नहीं होगी तो इससे बचने के लिए क्या सरकारें सोच रही हैं? आपने सही कहा कि ये क्यों इंडिया में कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वो ज़्यादा विजिबल है। यहाँ भी स्थिति ये है, एंड जेन साहब विल बेयर विथ मी, कि कम्युनिटीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक स्मॉल माइनॉरिटी है, एक फ्रिंज एलिमेंट है जो कि सिख कम्युनिटी की, जिन्होंने जो है सो एक एक तो गुरुद्वारों पे कंट्रोल कर लिया है, दूसरा उन्होंने वोट बैंक पे कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि Sikh votes जो है जनरली they are generated through the gurdwaras. एक ट्रेडिशन, रिलीजियस ट्रेडिशंस उनकी रही हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे एक वोट बैंक पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। एंड द
माने जैसे कि आप कह रहे हैं कि ट्रूडो के गवर्नमेंट में ये प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, चाहे वो लिबरल गवर्नमेंट आ जाए या कंजर्वेटिव गवर्नमेंट आ जाए, दोनों में मामला यही रहेगा, बिकॉज बोथ द पार्टीज आर लुकिंग टुवर्ड्स दिस कैप्टिव वोट बैंक। इससे समुदाय में झगड़ा नहीं है, वो जो आप देखते हैं कि दोनों समुदाय में वो यही एक छोटी सी फ्रिंज एलिमेंट है जो कि सब जगह ये झगड़ा करती है। और गवर्नमेंट ने उस पर टोटल वो इतना वो क्या किया हुआ है, इट्स अ ब्लाइंड आई इन द सेंस कि वो कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन टू गो टू दिस एक्सटेंट फर्नीचर हु इज शोन ऑन टेलीविजन, वो राइफल्स लेकर के मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, एंड इट्स वेरी एविडेंट ही इज अ नोन टेररिस्ट, एंड एक्सटॉर्शन और गैंग वॉर और ड्रग्स में ये सारे लोग इन्वॉल्व है। स्टिल द कैनेडियन गवर्नमेंट डज नॉट डू एनीथिंग। तो वो एक मुद्दा है जो कि it has to be taken care by the Canadian government as to what they want to do, because someday it will keep on going on, and basically एक ये जो कहते हैं it's a body injury which will keep on aggravating. अब देखिए, अगर वो कहते हैं freedom of speech, तो if there is a threat to the Indian diplomats, is that freedom of speech? ये जो यूएसए में भी कर रहे हैं, मैंने कनाडा में, यूएसए, सारे एंग्लोफाइल कंट्रीज को हम इंक्लूड कर रहे हैं कि वो पन्नून जी जो है सो बोल रहे हैं कि हम एयर इंडिया के प्लेन उड़ा देंगे या हिंदू वापस जा। इज दिस नॉट हेट स्पीच और टेररिस्ट स्टेटमेंट? व्हाई इज दिस बीइंग टेकन एज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच? ये एक चीज जो है जो कि भारत सरकार इन लोगों को बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो अब ट्रूडो की अभी करंट सिचुएशन ये है कि उनकी पोल्स में जो है नंबर्स बहुत लो है, तो he wants to attract the Sikh votes as well as wean away some Sikh votes from the NDP side. तो इन सब में पॉलिटिकल इनका नेसेसिटी एट द मोमेंट नजर आ रहा है, जो कि हम लोग काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जैसा मेरा एक सवाल है कि जैसे वर्मा जी ने शुरू में कहा था कि लगभग 3 महीने हो गए और ट्रूडो अभी तक इसका कोई सब्सटेंशियल प्रूफ नहीं दे पाया है। मेरा एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, मान लीजिए वो प्रूफ दे देते हैं और हमारे संबंध बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं, तो आप चूंकि बिजनेस कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, तो क्या हमारा ये जो आपसी बिजनेस है उसके ऊपर किस तरीके से कितना फर्क पड़ सकता है? बेशक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन एक ये पॉसिबिलिटी है, उसको अगर आप देखें तो इसके ऊपर थोड़ा सा बताइए कि क्या हो सकता है। राजीव जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया है। मेरा अपना मानना है, क्योंकि मैं पिछले 30-32 साल से बिजनेस कम्युनिटी से जुड़ा हुआ हूँ, जब से कि मैंने सीए किया 89, और कनाडा में पिछले 18 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और गुड थिंग इज दिस, जैसा अभी वर्मा जी ने कहा, कम्युनिटी या पर्सन टू पर्सन कोई डिफरेंस नहीं है जी। मेरी जो अपनी क्लाइंटेल है उसमें 70% मैं कहूंगा अपनी पंजाबी और सिख कम्युनिटी है, इंडो कनेडियन की बात करूं तो। और वी हैव वेरी क्लोज फैमिली रिलेशंस, एक दूसरे घरों में आना जाना है, रोज का आना जाना है, उठना बैठना है। मेरा स्टाफ सिख स्टाफ है, वहां ऐसे कोई बात नहीं है। यस, थोड़ा सा फ्रिंज एलिमेंट है, वो पॉलिटिकल इशू है, और सैडली कि ये जो सारे एलिमेंट्स हैं वो गुरुद्वारों से ड्रिवन हो रहे हैं, उन लोगों ने गुरुद्वारों पर कब्जा कर लिया है। और जो मेजोरिटी ऑफ सिख कम्युनिटी जो कि उनके अगेंस्ट है, हर किसी को अपनी जान की, अपने परिवार की, अपने बच्चों की चिंता होती है, वो आउट स्पोकन नहीं है, वो इसके अगेंस्ट में अपनी आवाज को रेज नहीं कर रहे हैं, जो कि उनको करनी चाहिए। खैर, वो एक अलग इशू हो गया जिस पर वर्मा जी एक्सपर्ट है, उन्होंने अपने कमेंट दिए हैं। मैं बिजनेस को टच करूं तो मेरा मानना है कि यदि रिलेशंस और डेट्रियोट होते हैं तो इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो कनाडा टू इंडिया हो रहा है, या इंडिया टू कनाडा कुछ बिग कॉर्पोरेट्स जो आना चाहते हैं, उन पर इफेक्ट हो सकता है। लेकिन रूटीन का जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है, आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू गेट अफेक्टेड। रीजन मीन, या तो गवर्नमेंट उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए। सपोज कनेडियन गवर्नमेंट की बात करें, कनेडियन गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगाए कि दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट विल नॉट बी इंपोर्टेड टू इंडिया, या ड्यूटी बहुत ही ज्यादा कर दी जाए उन पर यदि इंडिया से इंपोर्ट हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि दोनों ही गवर्नमेंट उस ट्रेड को अफेक्ट नहीं होने देंगी। हाँ, जो फर्दर ट्रेड टॉक्स हैं, जो बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, वो अफेक्ट हो सकते हैं, वो हैम्पर हो सकते हैं, चाहे फिर वो एनर्जी से रिलेटेड हो, चाहे वो न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड हो, चाहे वो ऑयल प्रोडक्ट को रिलेटेड से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, वो अफेक्ट हो सकता है। लेकिन जो रूटीन में कंज्यूमर गुड्स का जो हो रहा है, या जो एग्जिस्टिंग ट्रेड दोनों कंट्री के बीच में हो रहा है, उस पर मैं नहीं समझता कोई उस पर इफेक्ट होने वाला है।
और वो ट्रेड इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि इंडिया से यदि हम देखें तो इंडिया इज एज ऑफ टुडे बिगेस्ट, कनाडा इज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ इंडियन स्टूडेंट। आज जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं उसमें 60% इंडियन स्टूडेंट का कंट्रीब्यूशन है। 2022 में भी 3,20,000 इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा में आए हैं एंड दिस ईयर 2023 दैट इज ऑलरेडी सरपास 400,000 क्रॉस कर चुका है। तो इंडियंस डेफिनेटली ह्यूज डायस्पोरा हियर। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये रिस्क चलती रह सकती है, हो सकता है कि और ज्यादा एस्केलेट हो जाए, लेकिन पर्सन टू पर्सन कोई और बिजनेस टू बिजनेस रिलेशन में अफेक्ट होने वाला है, आई डोंट थिंक सो। ठीक। तो वर्मा जी, आपने ये बताया कि एक कमिटेड वोट बैंक जो है उसका उदय कनाडा की राजनीति में हुआ है, और सिखों का वोट गुरुद्वारे के नाम पे जाता है। और ये तो बड़ा सरल स्थिति है फिर कि गुरुद्वारों पे कब्जा करो। और ये एक्सपेरिमेंट दूसरे देशों में और पर्टिकुलरली भारत में भी हुए हैं कुछ कम्युनिटीज द्वारा, अभी भी हो रहे हैं। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है वो मस्जिदों से या जहां से भी वो उसको कंट्रोल करती है। पर सवाल यहाँ ये है, इसके जवाब में जो नेचुरल वे है चीजों का, जिसकी कुछ धाराएं हम भारत में भी देख रहे हैं अब, कि क्या हिंदू भी अब इस तरह के कमिटेड वोट बैंक की तरफ, यानी फंडामेंटलिज्म की तरफ चले जाएंगे हिंदू एक समाज के रूप में? जैसा कि हम भारत में देख रहे हैं, आप भी देखते होंगे, हमारे व्हाट्सएप मैसेजेस, हमारा हर तरह का जो सिनेरियो है भारत में, वो बदलता जा रहा है और पॉलिटिकल पार्टीज उसको बढ़ावा दे रही हैं, उसको घटाने की बजाय। तो क्या यही स्थिति आज नहीं तो 10, 20, 25, 50 साल में कनाडा में हो सकती है कि वहां का हिंदू वोट भी अपने को कंसोलिडेट करे मंदिर के नाम पे या धर्म के नाम पे, और फिर सामने खड़ा हो? न, आपने बहुत सही प्रश्न उठाया है। और ये हम लोग अभी भी जब कहीं पे डिस्कोर्स होता है तो ये कहते हैं जी। कि कनाडा की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। अब जो है, लोग पहले जनरली पंजाब से ज्यादा आते थे, लेकिन धीरे धीरे पंजाब से लोग कम होने लगे हैं, रादर दूसरे प्रदेशों से ज्यादा लोग आने लगे हैं, जी। दूसरे धर्म के लोग ज्यादा आने लगे हैं। तो ये जो 15-20 साल की आप बात कर रहे हैं, तो वो वोट बैंक की स्थिति रहेगी ही नहीं, क्योंकि सारी कम्युनिटीज की वोट बैंक जो है तो बराबर 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 बढ़ जाएगी। तो उसके बाद जैसे अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की एबिलिटी की बात होती है कि किसको वो अपने पीछे ला सकते हैं, तो वो चीजें हैं। यहाँ की पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, तो वो जो आप भारत में बोल रहे हैं, या आजकल तो यूरोप में भी राइटिस्ट गवर्नमेंट्स आ रही हैं, there has been a swing to the right, सब जगह आ रही हैं, तो राइट की तरफ तो एक रिएक्शन हो ही रहा है। लेकिन कनाडा में अभी नियर फ्यूचर में नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, जैसे जैसे ये डेमोग्राफी चेंज करेगा, ये वोट बैंक की सिचुएशन चेंज करेंगी, तो अपने आप ये सिचुएशन डाइल्यूट होती जाएगी। फिक्र इसी बात का है कि करेंटली देयर इज सो मच ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट इटसेल्फ फॉर द वोट बैंक रीजंस। अपेरेंटली हम लोगों का इंटरप्रिटेशन यही है, और कुछ रीजन नजर नहीं आ रही है। ठीक है, चलते चलते जैन साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि ऑन रियलिटी ग्राउंड, हाइपोथेटिकल तो पूछ लिया, कि रियलिटी ग्राउंड पे आपने कहा कि आपके ऑफिस में भी हर तरह के लोग काम करते हैं। जी। मैं आपसे रियलिटी में जानना चाहता हूं कि जैसे सोशल मीडिया आज की डेट में बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है, और भारत में तो सोशल मीडिया का इतना प्रभाव है कि सब एक दूसरे के प्रभाव में आ जाते हैं। आप ये रियलिटी में बताइए कि कनाडा में क्या वाकई आपस में सौहार्द बना हुआ है, अगर ये छोटे मोटे किस्सों को छोड़ दिया जाए, या सबके ऊपर एक प्रभाव पड़ रहा है इसका? क्योंकि आपने जैसे बताया कि इंडिया से सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको देखते हुए आपको क्या, मतलब ये एक रियलिटी में बताइए कि असल में वहां पर स्थिति है क्या? यदि मैं इसका एक सेंटेंस में आंसर दूं तो स्थिति अभी भी कंप्लीटली कंट्रोल में है। सभी कम्युनिटीज में आपस में सौहार्द है, एक्सेप्ट देखिए हर कम्युनिटी में हर जगह फ्रिंज एलिमेंट्स होते हैं, और उनको क्योंकि पॉलिटिकल रीजन से और रिलीजियस रीजन से उनको उस फ्रिंज एलिमेंट को एक सपोर्ट मिल रही है। जैन साहब, मैं यहाँ लेकिन ओवरऑल सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। चाह रहा हूँ, हर कम्युनिटी में फ्रिंज एलिमेंट होते हैं, तो वो फ्रिंज एलिमेंट हिंदू कम्युनिटी में क्यों नहीं हो पाते? मैं इसके बारे में बहुत सी बार डिस्कस कर चुका हूँ अपने सर्किल में। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन सोच है, हो सकता है गलत हो, मैं वो शेयर करना चाहता हूँ। देखिए क्या है, मुस्लिम धर्म की बात करें, अल्टीमेटली उनमें अपने भले 72 फिरके की बात करते हैं,
लेकिन एट द एंड कुरान एक है, अल्लाह एक है। सिख कम्युनिटी में बात करें, गुरु ग्रंथ साहिब एक है और बाद में गुरुद्वारा एक है। क्रिश्चियनिटी में चर्च एक है, जीसस एक है। हिंदुइज्म की बात करते हैं तो दिस इज द ओल्डेस्ट 10,000, 15, 20,000 नो वन नोज। उसमें इतनी डाइवर्स धाराएं हैं, इतने डाइवर्स हमारे अपने गॉड्स हैं जो हमारे डेइटीज या फिगर्स हैं। हमने इतने डाइवर्स ओपिनियंस को, मतलब कि आप एथीस्ट हैं तो आप हिंदू हो सकते हैं, आप मूर्ति पूजक हैं तो हिंदू हो सकते हैं, आप निराकार को माने, साकार को माने, पूजा करें, राम पूजे, कृष्ण पूजे। तो हमारे साथ जो हम ये कहते हैं ना, अनेकता में एकता, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन समटाइम्स ये हमारा बड़ा निगेटिव पॉइंट भी हो जाता है। तो हम किसी एक कंसेंसस पर एज के नहीं आते। हमारे लिए एक ऐसी बाइंडिंग फोर्स नहीं है कि एक टेम्पल सबको कंट्रोल कर रहा है, एक आइडियोलॉजी, एक मूर्ति, एक डेटी सबको कंट्रोल कर रही है। इसलिए हम चलो वो इतने तो राम डाइवर्स मंदिर हैं, बन ही रहा है, उसका उद्घाटन हो रहा है अगले महीने इसलिए 24 तारीख को, हमें वो तब फैनेटिज्म सब नहीं एक आ हो पाता। जाएंगे। इसमें एक चीज मैं ऐड इसमें वो करूंगा, फैनेटिज्म से हमें नहीं आ पाता। जी इसलिए वर्मा हमारे जी, डिफरेंट ओपिनियन है और हम हर की रिस्पेक्ट करते हैं, ओके, इसलिए वो तो फैनेटिज्म वर्मा हमारे जी मन में नहीं है। इस बारे में कहना चाह रहे हैं? मैं जी। यही कह रहा था कि ये देखिए, हिंदू रिलीजन जो जैन साहब जो कह रहे हैं एकदम सही है। उसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि ये सारी दूसरी रिलीजन जो है वो कांग्रेगेशनल हैं। एक चर्च को वो संडे को जाते हैं, एक फ्राइडे को उधर जाते हैं, फिर एक संडे को अगेन सिख जाते हैं। तो वो कांग्रेगेशन सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है। वर्मा जी, मैं हमारे यहाँ घर में पे बहुत अच्छा पॉइंट वर्मा है जी, आपका। मैं एक छोटे सा वो कहना चाहूंगा, समय होता जा रहा है हमारा। ऐसा तो नहीं है वर्मा जी, देखिए आप तो बहुत बड़े ओहदों पे रहे हैं राजनीति में, तो एक आम नागरिक के तौर पे मेरे मन में विचार आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि महात्मा बुद्ध से लेके महात्मा गांधी तक हमने अपने भारत देश को और भारतीयों को और प्रीडोमिनेटली जो हिंदू पॉपुलेशन थी उसको बिल्कुल ही अहिंसक बना दिया है कि भैया तू भी मार जा, तू भी मार जा, तू भी मार जा, मैं रिएक्ट नहीं करूंगा। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। आप बात सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारी रिलीजन जो है थोड़ी सी कमजोर नजर आती है, लेकिन दैट एड्स टू इट्स रेजिलियंस। उस कमजोरी की वजह से ही शायद हम इतने हजारों करोड़ों साल से हम लोग हैं। बाकी धर्म आए और गए, लेकिन हमें कोई हटा नहीं पाया, क्योंकि हम हर धर्म को जो है सो या तो टॉलरेट कर लिया, या असिमिलेट कर लिया, या उनको निकाल दिया, जो भी किया। लेकिन हमने अपने तरीके से किया। तो हमारा कमजोर कहाँ हुए? हम तो उदार हो गए वर्मा जी, उदार हुए, हम कमजोर मैं कहाँ उसी हुए? पॉइंट पर अपना कमेंट करने वाला था कि विजय जी ने अच्छी बात कही है कि महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर से लेकर गांधी जी तक हम अहिंसा की बातें करते रहे, लेकिन मुझे लगता है कि हमने अहिंसा को बातें जरूर की, लेकिन उसके मर्म को, उसके तत्व को नहीं समझा। हमने पूरा श्लोक नहीं पढ़ा। यदि हम जैनिज्म की बात करें, जहां पर कि अहिंसा सबसे परमो धर्म कहा गया है, जितने भी जैन तीर्थंकर थे सारे क्षत्रिय थे, सारे राजा थे। इसका मतलब कि अपने को, जहां अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, वहां पर अहिंसा की बात नहीं है। वहां अहिंसा सदैव सच है। अहिंसा की बात होती है कि अपने से कमजोर पर अहिंसा नहीं करनी है, अपने प्लेजर के लिए अपने को कष्ट नहीं देना है। अहिंसा मतलब ये नहीं कि अपने को प्रोटेक्ट नहीं करना है। नहीं, वो सही है जैन साहब यहाँ पे लेकिन नो डाउट एक लार्जर स्केल पर शायद एक बात हमें सदा याद रखनी पड़ेगी जैन साहब, जी, दुनिया के किसी भी धर्म में जिसे वो भगवान मानते हैं और जहां हम लोग जिसे भगवान मानते हैं, हमारे ही भगवानों के हाथ में गदा है और तीर कमान है। एकदम सही। भगवान को तो उसकी जरूरत ही नहीं है। मेरे को लगता है ये भी एक प्रयास तो रहा होगा पूर्व में कि हम थोड़ा सा वॉयलेंस का वो पुट दें अपने धर्म में, तभी हमने वो राम और गांधी वो दिया। पर वो हो पाया क्या? मुझे लगता है उसमें हम बुरी तरह अरे सर, हो ही गया है, शुरू हो तभी तो रही आज है। तक अब हिंदू देखिए क्या होता हिंदू है धर्म आगे। जिंदा है पूरी तरीके से। देखिए क्या वो तो विजय पूरी जी, तरीके से है सर। ये सेपरेट डिबेट का इशू है, लेकिन नो डाउट टाइम इज कम वेयर वी हैव टू शो रेजिलियंस। और हमने अपने आप को एक, जो अभी जो मोदी जी के आने के बाद जो हो रहा है, बेसिकली क्या हुआ है, बहुत से लोग देखते हैं कि हिंदू दोबारा मतलब फैनेटिज्म की तरफ जा रहे हैं। नहीं, हिंदू अपना प्रोटेक्ट करने की कोशिश, उसको जुबान मिल गई है। उससे पहले जुबान नहीं थी, अब उसको सपोर्ट मिली है थोड़ी सी। देखिए, केवल एक हिंदू गवर्नमेंट या हिंदू प्रो गवर्नमेंट आने से समाज को जुबान मिल गई है, वो अपने राय के प्रति जागरूक हो गया है। वो गलत कहने की हिम्मत आई है। वो ये कह रहा है कि भाई आप माइनॉरिटी के नाम पर, अपीज के नाम पर हमारा शोषण करते आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अच्छा टाइम है। डेफिनेटली हम हिंदुओं थोड़ा खड़े होने की आवश्यकता है। तो हम कहते हैं साफ फुटकार देना, फुटकार नहीं काफी है। चलिए, अब मुझे लगता है कि हमारे को जुबान मिल गई है
और उस जुबान के दम पर इंडो कैनेडियन रिश्ते भी अब दोबारा से नॉर्मल हो जाएंगे और उसको चलते हुए हमारा बाकी सब कुछ सामान्य हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए। हम इस चर्चा को हो सकता है आगे भी बढ़ाएं। नमस्कार। जरूर, धन्यवाद जी, एनी टाइम, धन्यवाद, नमस्कार।